हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है आने वाले टाइम में 854 पोस्ट के लिए बीडीओ समाज कल्याण अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। देखिए कंफर्म डेट मिल गई है वैसे 5 दिसंबर, तो 2 पालियों में ये एग्ज़ाम होगा। तो हमने इस एग्ज़ाम के लिए जो उत्तराखंड की जीके की क्लास और सामान्य हिंदी की जो है हमने रिवीजन क्लास शुरू की है, जिसका तीसरा पार्ट है। इसमें जो भी टॉपिक मिलेगा आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। गाइज़, इसकी पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ क्लिक करके इसकी पीडीएफ को जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान कब मिला। देखिए मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जो एग्जाम में जो सिलेबस दे रखा है ना, उसमें जो दे रखे हैं उन्हीं को। तो मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान कब मिला था, तो इनको मिला था 2008 में। ठीक है, किसके लिए मिला था? इन्हें आत्मकथा के लिए मिला था। एक कहानी यह भी, ठीक है, ये एक आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। तो मनु भंडारी को व्यास सम्मान 2008 में मिला था। यह एक कहानी यह भी, ठीक है, इसके लिए मिला था इनको। दूसरा है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो यह है गिरजे का घंटा। कौन सा है? गिरजे का घंटा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1916 में। चलिए अगला है भाषा परिवार। ठीक है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ठीक है, भारत में जो है 4 भाषा परिवार हैं और इनसे क्वेश्चन बनता ही है। तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले की जो प्रतिशत है यह है भारोपीय परिवार। ठीक है, भारोपीय परिवार का 73%। कितना है? 73%। उसके बाद आता है द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें जो बोलने वालों का प्रतिशत है यह है 25%। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, इसमें आते हैं 1.3%। ठीक है, और चीनी तिब्बती में आते हैं 0.7%। तो ये जो प्रतिशत है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए अगला है हिंदी का विकास क्रम। देखिए काफ़ी यहाँ पर गलती करते हैं, प्राकृत को पहले रख देते हैं, ठीक है, अभट को पहले रख देते हैं, अपभ्रंश को बाद में रख देते हैं। तो उसका क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट, अभट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो आपको हिंदी का विकास क्रम भी याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि अपभ्रंश का मतलब पहले क्या आता है या बाद में क्या आता है। तो ये सीरीज़ बाई आपको याद होना चाहिए। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट, अभट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। चलिए अगला है राष्ट्रभाषा आंदोलन। देखिए ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। किन्होंने की थी? राजा राममोहन राय जी ने। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। बम्बई में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी बम्बई में, और किन्होंने की थी? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1897 में इसकी स्थापना हुई थी वेलूर में, और किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। इन चारों से ही अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है राजभाषा क्या है। तो देखिए राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा कैसा शब्द है, तो ये कि संवैधानिक शब्द है। कैसा शब्द है ये? संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को जो है संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। अब देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको पश्चिमी हिंदी से संबंधित जितनी बोलियाँ थी वो बताई। ठीक है, तो आज है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। उसके अलावा छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था सितंबर 1999 में लंदन, ब्रिटेन में। ठीक है, अगला हो जाएगा नासिक्य व्यंजन। तो हर वर्ग का जो 5वां होता है वो नासिक्य व्यंजन होता है, लेकिन ये वाला जो होगा, ठीक है, ये अनुस्वार, ठीक है, ये अनुस्वार, तो ये क्या कहलाता है? ये भी नासिक्य होता है। ठीक है, तो आप इन 6 के 6 को याद रखेंगे कि ये नासिक्य वर्ण है। ठीक है, अगला हो जाएगा महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी। तो देखिए सुशोभित इसी तरह से लिखा जाता है। मैंने सब खाली शुद्ध लिए हैं, अशुद्ध नहीं लिए, ताकि आपके दिमाग में वो छप जाएँ। तो सुशोभित इस तरह से लिखा जाता है। स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य देखिए इस तरह से लिखा जाता है, स्वास्थ्य। रसायन, ठीक है, कुछ ऐसे वाला रासायन होता है उस पर एकदम टिक लगा देते हैं। ठीक है, रासायन इस तरह से। तो ये सिंपल पे कोई मात्रा नहीं होती जब रसायन। ठीक है, अभिष्ट,
अभिष्ट इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ क्या कर लेते हैं, इस तरह से कर देते हैं अभिष्ट वाले को, ये ठा इस तरह से कर देते हैं अभिष्ट, अभिष्ट नहीं होता अभिष्ट होता है, टा होता है, ठीक है। पारलौकिक, ठीक है, पारलौकिक, कहीं कहीं आपको परलौकिक मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, 2 मात्राएं होंगी और उसी को टिक कर देते हैं, ठीक है। पारलौकिक होता है पारलौकिक। तो इन चारों का आप याद रखोगे, सुशोभित, स्वास्थ्य, रसायन, अभिष्ट और पारलौकिक। चलिए, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, इस तरह से आता है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शब्द कहते हैं। अगला है स्रोत या इतिहास, ठीक है। स्रोत या इतिहास के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज या विदेशी और संकर, ठीक है। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। चलिए, तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तुर्की भाषा का है चोगा, सराय, कुर्ता, चेचक, कैंची, ठीक है। ये तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा तोप, तोप काफ़ी पूछा जाता है, ताश, ताश काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी तुर्की का ही है, ठीक है। अगला है देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए किसी का नाम आता है, एक प्रॉपर नाम, जैसे गंगा है, ठीक है। तो गंगा एक व्यक्ति का नाम है। जैसे महात्मा गांधी हैं, ये एक व्यक्ति हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है पंडित जी, ठीक है, पंडित नेहरू, तो ये पंडित जी भी व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि ये कौन थे, एक प्रधानमंत्री रह चुके थे। जातिवाचक में जैसे नदी, तो नदी जैसे अब नदी है तो ये जाति बताती है। अगर इसके आगे मैं गंगा यमुना लगा दूं तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पर्वत एक जातिवाचक है, ठीक है। द्रव्यवाचक में क्या आता है, सोना, चांदी, पानी, ऑक्सीजन, मतलब जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ऑक्सीजन जैसे धुएं वाली होती हैं, ठीक है। तो आप द्रव्य से समझ जाएंगे। समूह में कौन कौन सी आती हैं, जैसे सभा, आयोग, कर्मचारी, ठीक है, कक्षा, तो ये समूह से संबंधित है। भाव में क्या होता है, जो हमारे गुण होते हैं वो आते हैं, जैसे मिठास है, क्रोध है, गुस्सा है, मित्रता है, ये सब क्या है, भाववाचक संख्या हैं। चलिए, बातचीत, देखिए बातचीत से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो बातचीत क्या होता है, बातचीत क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। तो बातचीत के प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। बातचीत के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्त में क्या होता है, देखिए राम ने दूध पिया, ठीक है। और कर्म में क्या होता है, एक कोई कर्म, जैसे पुस्तक पढ़ी गई, लेख लिखा गया, ठीक है। और भाववाचक में क्या होता है, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से क्योंकि बातचीत काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले लिया है हमने चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, चंद्रमा के जो पर्यायवाची होते हैं, तो मृगांक, मयंक, निशाकर, ठीक है, सुधाकर, सुधांशु, द्विराज, राकापति, हिमकर, सोम, शशि, कलाधर, हिंदू, ठीक है, इंदु। तो इसमें मृगांक काफ़ी बार पूछा गया है, मृगांक, ठीक है। मृगांक को आप याद रखें क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। मयंक और निशाकर, ये 3 जो है कई एग्जाम में मैंने देखा है, ठीक है। मेरे पास एक जो टैट वाली है वो एक मल्टीपल वाली है, तो उसमें कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, मृगांक, मयंक, निशाकर, ये कई बार चंद्रमा का करके इस तरह से पूछ रखा है। तो आप चंद्रमा को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इसकी जितने भी पर्यायवाची हैं। दूसरा है वृक्ष, ठीक है। तो वृक्ष का देखिए तरु होता है, द्रुम होता है, बिटप होता है, रुक्ष होता है, अगम होता है। पेड़ और पादप तो पता ही रहता है आपको, इससे भी 5 याद करने, अगम, रुक्ष, बिटप, द्रुम और तरु। उसके अलावा है तीसरा मछली। तो मछली को देखिए शफरी कहा जाता है, झक कहा जाता है, मीन कहा जाता है, ठीक है। जलतोरी, ये मीन है इस तरह से यहाँ से, और जलतोरी अलग है, ठीक है। सफरी, झक, मीन, जलतोरी और मत्स्य। तो जलतोरी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जलतोरी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जलतोरी और सफरी। उसके अलावा आता है दुर्गा। तो दुर्गा का होता है देखिए चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा और महागौरी। उसके अलावा है ऐश्वर्य, ठीक है। ऐश्वर्य का होता है रिद्धि, आपको रिद्धि इस तरह से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा और इस तरह से मिलेगा। रिद्धि, समृद्धि, संपन्न, वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति और विभूति। तो जिसमें से विभूति काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, विभूति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला हो जाएगा महत्वपूर्ण जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो देखिए, खरगोश के सींग निकलना, तो इसका क्या अर्थ होता है, असंभव होना, ठीक है। अक्ल का दुश्मन, बुद्धिहीन होना।
तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। अब देखिए महत्वपूर्ण तत्सम तत्व शब्द देख लेते हैं। तो देखिए मनुष्य जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तत्व क्या होता है मानुष। यब जो है एक तत्सम शब्द है, उसका तत्व क्या होगा जो। मुख एक तत्सम शब्द है, इसका तत्व होगा मुँह। ठीक है, इसके ऊपर ऐसी ये थोड़ा ये मात्रा होती है इस तरह से। ठीक है, ये चंद्र बिंदु वाली। मक्षिका, ठीक है, एक तत्सम शब्द है, उसका तत्व होगा मक्खी। ठीक है, क्या होगा मक्खी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द देख लेते हैं। तो देखिए विलोम का अनुलोम में, अनुलोम का विलोम, ये तो एक यहाँ से मिल गया आपको। अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। क्या होता है अनभिज्ञ। शाश्वत, शाश्वत का होता है क्षणिक। ठीक है। गरिमा, गरिमा का होता है लघिमा। ठीक है। अथ, अथ का होता है इति। क्या होता है इति। चलिए महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लेते हैं। आदि से अंत तक, उसे बोलते हैं अधोपांत। क्या बोलते हैं अधोपांत। आपको अधो इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह वाला अधो। ठीक है, अधोपांत। जिसका आदि ना हो, अनादि। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है छेपक। क्या कहलाता है गाइज छेपक। हर समय देर से काम करने वाला इसे कहते हैं दीर्घसूत्री। क्या कहा जाता है इसको दीर्घसूत्री। अगला है बहुत कम बोलने वाला, तो उसको बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं उसको मितभाषी। तो गाइज ये थे आज के सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास पार्ट 3 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज इसकी PDF को आप हमारे जो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।